हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 10th ऑफ मई से लेकर आपके पास 16th ऑफ मई तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली वीडियो कंप्लीट कर ली होगी और उसके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होता होगा वो आप कवर कर चुके होंगे। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज जो भी न्यूज़ें रहेंगी उसके साथ उनके साथ स्टैटिक और सारी चीज़ों को ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट पहले आपके पास आते हैं प्रीवियस वीक क्वेश्चंस, ये आप अटेम्प्ट कर लेंगे और इनके आंसर्स हमें दे देंगे और इसके बाद हम पहले सेक्शन पे आते हैं और पहले सेक्शन का नाम आता है अपॉइंटमेंट्स एंड पर्सन इन न्यूज़। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो जो स्टैटिक आपके साथ कनेक्ट होता होगा वो भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और क्या किस चीज़ के बारे में है बात करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आइए, आपको पता होगा अभी अप्रैल के करंट अफेयर पे मैंने आपको कराया था कि पोप थे। ठीक है, पोप कौन होते हैं मैंने आपको सब समझाया हुआ है वैसे तो, पर हम यहाँ पर दोबारा से बात करेंगे और बहुत तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा अभी एक नाम एक पोप थे जिनका नाम क्या था पूरा, पोप फ्रांसिस। अगर आपको याद होगा इनकी डेथ हो गई थी, ये बहुत लंबे समय से बीमार थे और इनकी डेथ हो गई थी और इनके डेथ के बाद ठीक है जो सीट थी वो वैकेंट चल रही थी, वो सीट खाली चल रही थी और अब उस सीट को फुलफिल किसने करा है तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट फ्रैंको इस प्रीवोस्ट। अब इनका नाम ये आता है, अब ये बने हैं नए पोप। ठीक है, अब आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा कि कौन होते हैं पोप, इनके बारे में बात करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें जो पोप होते हैं बेटा वो दुनिया के, कह सकते हैं आप दुनिया के एक पुजारी की तरह होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम इनकी बात करें तो पोप कौन होते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े पुजारी होते हैं कौन, या पुजारी की तरह होते हैं कौन, हमारे पास पोप। और इन्हें रोमन का बिशप भी कहा जाता है, इन्हें रोम का बिशप भी कहा जाता है, याद रखना है। और ये रहते कहाँ पर है तो रहते कहाँ पर है बच्चे, एक सिटी आएगी आपके पास, उस सिटी का नाम है वेटिकन सिटी। ये यहाँ पर रहते हैं और यहीं से अपना सारा काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जैसे हमारे और आपके धर्म गुरु होते हैं, जैसे हमारे और आपके धर्म गुरु हो गए, अगर हम बात करें जैसे इस्लाम में खलीफा होते हैं, वैसे ही अगर हम बात करते हैं किसके अंदर, जैसे हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो वहां पर कौन आते हैं, पोप आते हैं। ठीक है, तो एक पुराने पोप थे जो कि अभी जिनकी डेथ हुई थी रिसेंटली और उनके बाद ये पूरी की पूरी सीट वैकेंट पड़ी थी। अब इस सीट को फुलफिल किसने करा है तो रॉबर्ट फ्रैंकोइस प्रीवोस्ट ने इसको क्या करा है, फुलफिल करा है। ठीक है, अब और बेसिक समझते हैं और क्लियर करते हैं क्या चीज़ें इसके साथ आ सकती हैं। ठीक है, गौर करिएगा। देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, अगर आप गौर करें तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो पहला क्वेश्चन बन गया यूएसए से, कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम साथ में देखें तो एक लिखा है बच्चे कार्डिनल। ठीक है, अब ये कार्डिनल क्या होता है तो कार्डिनल आप ऐसा कह सकते हैं ये कुछ पादरियों का, पादरी भी कह सकते हैं या फिर आप ऐसा कह सकते हैं हाँ काइंड ऑफ पंडित कह सकते हैं आप इन्हें, तो कुछ पादरियों का ग्रुप होता है जो डिसाइड करता है कि अगला पोप कौन बनेगा। तो पादरियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है बच्चे, कार्डिनल। और ये कार्डिनल डिसाइड करते हैं कि आगे नेक्स्ट पोप कौन बनेगा। ज़्यादा करके जो पोप बनते हैं वो इन्हीं कार्डिनल्स में से बनते हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं एक बड़ा गुरु, उसके अंडर एक बड़ा गुरु और उसके साथ साथ और जो धर्म गुरु हैं उन्हीं में से कोई एक क्या बनता है, पोप बनता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वो क्या बनता है बेटा अपने पास, पोप बनता है। इसीलिए बच्चे आपने क्या पढ़ा, कार्डिनल। अब कार्डिनल अब समझ में आ रहा है, कार्डिनल का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ, कह सकते हैं पादरियों के ग्रुप को कहते हैं कार्डिनल। ठीक है, अब कहता है बच्चे क्या लिखा है यहाँ पर, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 267th पोप ऑफ द कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो कैथोलिक चर्च के धर्म गुरु को क्या कहा जाता है, पोप कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है ही अडॉप्टेड द नेम, क्या आएगा अब इनके पास, पोप लियो 14 इनका नाम आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं और ये पहले पोप होंगे कहाँ से बच्चे, यूएसए से। क्लियर हो गया। अगला कहता है जब पोप फ्रैंसिस की डेथ हुई थी तो 133 रेड रोब्ड कार्डिनल्स अक्रॉस द ग्लोब, सब ने आपने देखा होगा कैंडल लेके चल रहे थे सारे के सारे, वो सब चीज़ें हुई थी। और उसके बाद अच्छा अब एक चीज़ और गौर करोगे आप यहाँ पर तो एक जगह लिखी हुई है, क्या नाम है इसका,
पेपल कॉन्क्लेव। तो आपको याद रखना है बच्चे, पेपल कॉन्क्लेव वही जगह होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं पेपल जो कॉन्क्लेव है वहीं पर नए पोप को चुना जाता है। तो नए पोप के जो भी इलेक्शन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं बच्चे, वो होते हैं कहाँ पर, पेपल कॉन्क्लेव में, ठीक है। और ये पेपल कॉन्क्लेव कहाँ पर आता है, वेटिकन सिटी के अंदर आता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, टू सिलेक्ट द न्यू सक्सेसर, ठीक है। अब देखो, नया सक्सेसर जब चुना जाता है, मान लेते हैं हम सब कार्डिनल्स हैं, हम कार्डिनल्स में से किसी एक ने क्या बनना है बच्चे, किसी एक ने पोप बनना है, तो क्या किया जाता है, उस वो कहाँ पर मिलेंगे सारे के सारे, पेपल कॉन्क्लेव पे। फिर वहाँ पे सबको एक चिट दी जाएगी और सब के सब उस चिट पे क्या लिखेंगे, जिसको वो पादरी बनाना चाहते हैं, जिसको वो पोप बनाना चाहते हैं, उसका नाम लिखेंगे वहाँ पर। और नाम लिखने के बाद फिर वोटिंग होती है, मतलब फिर काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद जितनी भी वो चिट्ठियाँ होती हैं जिसपे मैंने, आपने, हम सब ने नाम लिखे थे, उनको जला दिया जाता है, ठीक है, ताकि किसी को ना पता चल सके कि किस पादरी ने, या फिर मतलब किस पादरी ने किस बंदे को वोट दिया है पोप बनने के लिए, ठीक है। इस तरीके से प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। और जब डिसाइड हो जाता है कि मतलब अब ये फलाना बंदा जीत चुका है या फलाना बंदा क्या बनने वाला है, पोप बनने वाला है, तो इसके तुरंत बाद एक क्या किया जाता है, कलर स्मोक ट्रेडिशन है वहाँ पर, जिसमें अगर वाइट कलर का धुआं उड़ाया जाएगा, सॉरी ब्लैक कलर का अगर धुआं उड़ाया जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी पोप सिलेक्ट नहीं हुआ है। और अगर वाइट कलर का धुआं उड़ाया जाएगा तो इट मीन्स कि पोप सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये हमें बस वैसे ही याद रखना है, इतना काम का नहीं है हमारे पास। अगला कहता है जो रॉबर्ट प्रीवोस्ट है, होल्ड डुअल सिटीजन ऑफ, क्या आता है आपके पास, यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड पेरू का, ठीक है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, अब थोड़ा सा स्टैटिक सीख लेते हैं इसके साथ का। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी, हमारे लिए इतना ही काम का है बच्चे, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, पार्ट नंबर 2 है, और आर्टिकल नंबर 5 से 11 किससे डील करता है बच्चे, सिटीजनशिप से डील करता है, ठीक है। हम सबको पता है कि इंडिया कौन सी वाली सिटीजनशिप देता है, तो हम सबको क्लियर रखना है कि हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, ना कि हम डुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, एक स्टैटिक हमने ये जोड़ लिया। अब हम एक और स्टैटिक क्या जोड़ सकते हैं यहाँ से, हम किसके बारे में बात कर सकते हैं बच्चे, वेटिकन सिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम वेटिकन सिटी की बात करते हैं, ये वर्ल्ड की, गौर करने वाली बात है, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट, गौर करना, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री, आप इसे नाम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। ये किसके बीचों बीच में है, तो ये रोम के बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने को मिलती है, मतलब सराउंडेड बाय रोम, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम वेटिकन सिटी की बात करते हैं तो ये इसको एक स्पिरिचुअल होम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, स्पिरिचुअल होम भी इसे कहा जाता है। स्पिरिचुअल होम क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि जो पोप होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, वो कहाँ पर बैठते हैं हमारे पास, वो बैठते हैं कहाँ पर, इस पर्टिकुलरली वेटिकन सिटी के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगली जो न्यूज़ है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने इंटरपोल पढ़ा है, जब हमने इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, तब हमने प्रवीण सूद का नाम पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि इंडिया से इंटरपोल पे रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी का नाम, व्यक्ति का नाम क्या आता है, तो व्यक्ति का नाम आता है प्रवीण सूद। हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहता है बच्चे, अपॉइंटमेंट कमेटी जो कि कैबिनेट की है, उसने अप्रूव कर दिया है, गौर करना, अप्रूव कर दिया है, अपॉइंटमेंट नहीं करी है बच्चे, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि हम 1 साल का एक्सटेंशन और बढ़ाते हैं, किसका बच्चे, प्रवीण सूद का, गौर करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कई बारी करंट अफेयर में बताया है कि जो प्रवीण सूद हैं वो हमारे सीबीआई डायरेक्टर हैं, और एज अ सीबीआई डायरेक्टर जब मतलब जो इंटरपोल की मीटिंग होती है, जो इंटरनेशनल पुलिस वाले की जो मीटिंग होती है, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाते हैं बच्चे, प्रवीण सूद जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, 1986 के आईपीएस हैं ये, कर्नाटका केडर इनके पास था, और अभी ये क्या काम कर रहे हैं, तो सीबीआई के अंडर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर भी हैं उसके, ठीक है। अगला कहता है बच्चे, अब गौर करना, ठीक है, गौर करना, हमारे पास पहला क्वेश्चन आएगा, सीबीआई कैसी बॉडी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और अगर है भी तो कैसे बनी है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो गौर करेंगे बच्चा, ना ही, गौर करना, नीदर
ना ही ये नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है, मतलब इसके बारे में हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है, कोई पावर नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पहले हमें याद रखना है, एंड नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं बच्चे जो किसके द्वारा पास की जाती हैं, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास करके उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो गौर करने वाली बात है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्या नाम है बच्चे इसका, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी हम इसे कह सकते हैं। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे 1963 में किस कमीशन के रिकमेंडेशन से लाया गया था, तो उस कमीशन का नाम था संथानम। क्या नाम था बच्चे, कमीशन का नाम था संथानम कमीशन, और संथानम कमीशन की रिकमेंडेशन से हमारे पास आया था सीबीआई, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब गौर करते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली मतलब कोई भी किसी को चुन रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनके लिए एक कमेटी बैठती है, एक सिलेक्शन कमेटी बैठती है। गौर करने वाली बात है, उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, तो उस सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे, प्रधानमंत्री, उसके साथ चीफ जस्टिस जो उस समय पे होंगे, याद रखेंगे आप, संजीव खन्ना। अगर मान लेते हैं सीजे नहीं है तो कोई सीनियर मोस्ट जज आएगा, इस तरीके से होता है। मतलब आप सीजे और जज दोनों याद रख सकते हैं यहाँ पर। और एक बंदा और होगा बच्चे यहाँ पर, जो कि कौन होगा, लीडर ऑफ ओपोजिशन। कहाँ का बच्चे, राज्यसभा का कि लोकसभा का, लोकसभा का। और गौर करने वाली बात है, अभी लीडर ऑफ द ओपोजिशन कौन है बच्चे हमारे पास, तो अभी है राहुल गांधी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली न्यूज़ भी थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा कि क्या इसके पास यहाँ पर आता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी बॉडी नहीं है, तो फिर ये अपनी पावर कहाँ से ले रही है, तो गौर करने वाली बात है। आप गौर करेंगे, जो दिल्ली पुलिस, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस है हमारे पास, दिल्ली पुलिस की जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रही हूँ बच्चे, ना ही इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं लिखा है, ना ही अगर हम बात करें यहाँ पे ना ही इसको किसके साथ लाया गया है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही ये स्टैट्यूटरी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है बच्चे, तो आप गौर करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये संथानम मिट गया, पहले मैं ये लिख दूँ, ठीक है, संथानम कमेटी आ जाएगा। अब सुनो, जो दिल्ली की जो स्पेशल पुलिस है, ठीक है, स्पेशल पुलिस के अंडर, दिल्ली की स्पेशल पुलिस के अंडर इसको सारी की सारी पावर दी जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखना किसके अंदर दी जाती हैं, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस जो 1946 का एक्ट आया था, ये पावर देता है बच्चे किसको, सीबीआई को, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया कंप्लीट अपने पास, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है ना, अगर सीबीआई के डायरेक्टर जनरल्स की बात करते हैं तो इनका टेन्योर कितने सालों का होता है बच्चे, 2 साल, हाँ, पर कई कबार ये 5 सालों तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 2 सालों से 5 सालों तक भी ये जा सकता है, ठीक है। चलिए, और सीबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गौर करेंगे, सीबीआई के हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, एक और हमारे पास न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है, अगली आती है ब्रिक्स, ठीक है। हम सबको पता है कि जो ब्रिक्स है वो 17th नंबर की जो ब्रिक्स है वो कहाँ होने वाली है बच्चे, तो आपको पता है रियो दी जनेरियो, और वो कहाँ पर आता है, ब्राज़ील में। तो बोलने का मतलब है कि 17th है तो 16th भी तो कहीं हुई थी ना, तो 16 कहाँ पर हुई थी, तो 16th हुई थी कजान, और कजान कहाँ पर आता है बच्चे, तो आप गौर करेंगे कजान आता है रशिया में, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं न्यूज़ पे, न्यूज़ क्या कहती है, न्यूज़ कहती है हरवंश पी चावला को, जो कि कौन है बच्चा, गौर करना कौन है ये, तो ये एक कॉरपोरेट, एक सीनियर कॉरपोरेट लीगल एक्सपर्ट है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है इनको नॉलेज है किस फील्ड की बच्चे, इनको नॉलेज है किसकी, इंटरनेशनल लॉ हो गए आपके पास, ठीक है, कॉरपोरेट हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इन सब की इनको बहुत सारी नॉलेज है, और इनको अपॉइंट किया गया है
चेयरमैन, गौर करना किसका चेयरमैन, तो जो ब्रिक्स है उसका नहीं, ब्रिक्स की एक बॉडी है, बॉडी का नाम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ताकि जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनके बीच का जो कॉमर्स इंडस्ट्री का जो पैरामीटर है उसको क्या किया जा सके, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में, ठीक है, बहुत टाइम हो गया हमने इसके बारे में बात नहीं करी है, आज हम क्लियर करते हैं थोड़े बहुत से टॉपिक दोबारा से, ठीक है। चलिए ब्रिक की जब भी हम बात करते हैं, ब्रिक टर्म किसने दी थी बच्चे, तो आप याद रखेंगे जिम ओ'नील ने एक टर्म दी थी और टर्म का नाम क्या था, ब्रिक, याद रखना है, ठीक है। शुरू में ये ब्रिक्स कभी भी नहीं था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2010 में ये क्या बनता है बच्चे, ब्रिक्स से बनता है, ये आपके पास ब्रिक्स बनता है, क्या बनता है वहाँ पर, ब्रिक्स बनता है। और ब्रिक्स कब बनता है बच्चे, जब कौन इसे ज्वाइन कर लेता है, जब इसे ज्वाइन कर लेता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स नेशंस का एक अपना बैंक भी है, अगर आपको याद होगा तो ब्रिक्स नेशंस का एक अपना बैंक भी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके अंडर बना है, तो आप याद रखेंगे ब्रिक्स नेशंस का ही क्या है, ये ग्रुप है पूरा का पूरा। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, और ये बना कब था बेटा, तो आप गौर करेंगे ये बना कब था ब्रिक्स वाला, तो 2015 में इसका गठन किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आप मुझे बताएंगे कि ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं अभी, ठीक है, एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हो चुके हैं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सबको पता है एक क्लब है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड लॉज हो गए, उनके कॉपीराइट हो गए, उससे डील करता है, और उस क्लब के एक नए मेंबर बने हैं जिनका नाम क्या आता है, एडवर्ड थॉमस स्मिथ, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट बने हैं, सॉरी, ये कौन बने हैं वहाँ पर, इसके प्रेसिडेंट बने हैं। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द करंट प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, लॉर्ड किंग ऑफ लॉथबरी, ठीक है। तो बस इतना सा काम का है, और इसके साथ हम क्या स्टैटिक निकाल सकते हैं, तो हम इसके साथ क्रिकेट रिलेटेड कप्स देख सकते हैं, ठीक है। गौर करेंगे, हमने पिछले हफ्ते क्रिकेट से रिलेटेड क्या न्यूज़ पढ़ी थी, तो आप सबको याद होगा पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली है, किससे, क्रिकेट से, ठीक है, पढ़ा था ना। पूरे क्रिकेट तो नहीं बोलेंगे, पर वो ओडीआई वाला जो था, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर क्या, टेस्ट मैचेस के साथ क्या कर ली थी, रिटायरमेंट, ठीक है। अब गौर करो, अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ जो कप आते हैं उसमें एक कप आता है एशेस कप, उसके अलावा अगर हम सेकंड कप की बात करते हैं तो एक आता है आपके पास यहाँ पे रणजी ट्रॉफी, सबको पता है इसके बारे में, रणजी ट्रॉफी आ जाता है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा एशिया कप आ जाता है, याद रखेंगे आप यहाँ पर, और भी अनगिनत कप है, ठीक है, जैसे एक और आप लिख सकते हैं नेहरू कप लिख सकते हैं, ईरानी ट्रॉफी लिख सकते हैं, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, ये सब आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ जो जो जुड़ता होगा उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। आइए, कहता है बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर लिया है अजय कुमार को, और अजय कुमार क्या काम कर रहे थे पहले, तो ये डिफेंस सेक्रेटरी थे, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, और अब और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको नया चेयरमैन बनाया गया है, किसका बच्चे, तो आप याद रखेंगे यूपीएससी का, ठीक है। इनसे पहले अभी कौन अपॉइंटेड थी, तो आप याद रखेंगे इनसे पहले अभी प्रीति सूडान थी, और प्रीति सूडान का जो टेन्योर था वो 2024 से लेकर 25 तक चलना था, ठीक है। अब आपको लगेगा कि क्या उनका जो टेन्योर है वो एक ही साल का था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या होता है बच्चे कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन्स होते हैं या यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, उनका टेन्योर 6 साल और 65 वर्ष होता है। गौर करेंगे, 6 साल और 65 वर्ष, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से जो पहले आएगा, ठीक है, आपकी उम्र के हिसाब से 6 साल पहले आ रहे हैं तो 6 साल, और उम्र के हिसाब से अगर आप 65 वर्षीय होने वाले हैं तो आप फिर यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। उसके अलावा अच्छा, प्रीति सूडान कौन थी बच्चे, तो ये सेकंड फीमेल कह सकते हैं आप यहाँ पे, सेकंड फीमेल
चेयरपर्सन थी, याद रखना है, ठीक है, या सेकंड वुमेन चेयरपर्सन थी किसकी, यूपीएससी की, याद रखना है, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो कोई पहली भी तो रही होंगी यहाँ पर, तो गौर करेंगे। जो पहली थी बच्चे उनका नाम था रोज मिलियन बैथ्यू। क्या नाम था उनका, रोज मिलियन बैथ्यू, याद रखना है। मैंने क्लासेस में आपको कई बार बताया भी है पहले। कौन थी बच्चे फर्स्ट, तो रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है। ये कौन थी बच्चे, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट, क्या आती हैं आपके पास, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, और ये कब से कब तक एक्टिव थी, तो 1992 से लेकर 96 तक ये एक्टिव रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्या कहता है, कहता है ये जो अपॉइंटमेंट है ये अप्रूव करी है। तो हम हमारे पेपर के लिए एक और क्वेश्चन निकल गया कि जो यूपीएससी के चेयरपर्सन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है बच्चे, तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चाहे फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी होंगे वो इसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर हम गौर करते हैं आर्टिकल नंबर, तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 पार्ट नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है बच्चे, यूपीएससी के साथ डील करता है, ठीक है। अगला कहता है यूपीएससी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, किस चीज़ के एग्जाम्स करवाती है ये, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ठीक है, याद रखना। ग्रुप नंबर ए एंड बी के एग्जाम कौन करवाता है बच्चे, ये करवाती है यूपीएससी। आप मुझे बताएंगे सी और डी वाले कौन करवाती है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे इसके बारे में सी और डी कौन करता है, ठीक है। अगला कहता है द कमीशन इज हेडेड बाय अ चेयरमैन। यूपीएससी का एक हेड होता है जिसको क्या कहते हैं, चेयरमैन, और उसके अलावा मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 10, ठीक है। याद रखना जो मेंबर्स होते हैं वो री एलिजिबल होते हैं, ठीक है, और जो चेयरपर्सन होता है वो एलिजिबल नहीं होता है, ये याद रखना, आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन बन गया अपने पास। अब एक क्वेश्चन और बना के देख लेते हैं यहाँ पे कि यूपीएससी के पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो गौर करेंगे पहले कौन थे बच्चे, तो उनका नाम था रोज बार्कर। क्या नाम था इनका, रोज बार्कर, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट चेयरपर्सन, और क्या नाम था बच्चे इनका, रोज बार्कर इनका नाम था। और रोज बार्कर की जब आप बात करते हैं तो 1926 से लेकर 32 तक ये एक्टिव रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यूपीएससी पहले बन चुका है। गौर करेंगे यूपीएससी बना था 1 अक्टूबर 1926 को, गौर करना, ठीक है, कब बना था, 1 अक्टूबर 1926 को। वैसे उसका नाम उस समय पे यूपीएससी नहीं था, कुछ और था, फेडरल पब्लिक था, वो इतने काम का नहीं, बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पहला कोई भारतीय भी होगा बच्चे, बिल्कुल होगा कोई भारतीय, तो उनका नाम आता है एच.के. कृपलानी। क्या नाम आता है उनका, एच.के. कृपलानी। 1947 से लेकर 49 तक ये क्या रहे हैं, हमारे फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ये बनकर आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली कहानी भी यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी और समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला कहता है कि गौर करेंगे, आप सबको बताएं, मैंने आपको फ्यूचर ओलंपिक्स लिखाए हुए हैं, इस बार आपकी ड्यूटी है, आप मुझे बताएंगे कि फ्यूचर ओलंपिक्स कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। गौर करते हैं, कहता है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है जिनका नाम क्या है, मिकेला पढ़ लेंगे इसको, जो भी पूरा नाम है, इनको चेयर बनाया गया है किसका बच्चे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा क्या आईओसी के चेयरपर्सन बन गए, बिल्कुल नहीं। तो आईओसी के इंटरनेशनल जो अपने पास ओलंपिक कमेटी है उसके चेयरपर्सन तो ऑलरेडी थॉमस बैक हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। बट अगर हम बात करें इस आईओसी की एक बॉडी है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कमीशन। क्या नाम है बच्चे इसका, कोऑर्डिनेशन कमीशन। और ये तब काम करती होगी कोऑर्डिनेशन कमीशन जब ओलंपिक्स आने वाले होते होंगे या ओलंपिक्स से रिलेटेड कोई भी जो डेटा होता होगा तब ये इसके बारे में बात करती होगी, ठीक है। हम सबको पता है कि जो 2032 के ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पर होने वाले हैं बच्चे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है अपॉइंटमेंट किसने करी, तो जो आईओसी के प्रेसिडेंट है थॉमस बैक ने करी है, याद रखेंगे। और शी विल सक्सीड क्रिस्टी कोवेनेंट्री, ये देख लेंगे किसको सक्सीड कर रहा है, इतने काम का नहीं है, ठीक है।
है। अब देखो क्या लिखा है, कहते हैं ये क्या काम करेंगे, तो इनका काम होगा प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ 2032 जो ब्रिस्बेन ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उन पे नज़र रखना, उनको देखना, उनको समझना, ये सारा काम किसके पास है, इनके पास रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें जो ब्रिस्बेन वाले हैं वो कौन से ओलंपिक्स होने वाले हैं, वो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको फ्यूचर ओलंपिक्स दिखा चुकी थी। अब आप मुझे इसका आंसर देंगे कि फ्यूचर ओलंपिक्स 2026 से लेकर 2036 तक के मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पर होने वाले। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास, अच्छा ये देख लेंगे आप, इसके साथ देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आइए, अगला आता है नालसा। मैंने आपको कई बार बताया मैंने आपको कि अगर मान लेते हैं सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसी सेक्शन है जो कि कैसा सेक्शन है बच्चे, वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वीकर सेक्शन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे औरतें हो, अगर इनको फ्री लीगल एड देनी है तो फ्री लीगल एड देने के लिए एक बॉडी है और बॉडी का नाम क्या है, नालसा। ऐसे ही स्टेट लेवल पे होता है, उसको सालसा कहते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है जिसे डालसा कहा जाता है, याद रखेंगे आप। और अगर हम बात करते हैं, इसके एक एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है उनका, सूर्यकांत, याद रखेंगे। इनको भी अपॉइंट किसने करा है, तो प्रेसिडेंट ने ही करा है, याद रखना है आपने। और ये क्यों, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई, क्योंकि जस्टिस BR गवई जा रहे हैं कहाँ पे, CGI बनने के लिए। कुछ याद होगा आपको, ये क्या बनने जा रहे हैं, CGI, आपने पढ़ा था करंट अफेयर में, ये CGI बनने जा रहे हैं, तो इनकी जगह पर कोई तो आएगा ना, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और क्या काम है बेटा इसका, जो भी हमारे पास कौन सी आती है सेक्शन, जो भी हमारे पास वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको फ्री और लीगल एड प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, इस पर्टिकुलर बॉडी का काम है। ठीक है, अगला कहता है ही इज करंटली द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, इसके चेयरपर्सन ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पर आते हैं और सीखते हैं। नालसा इज अ स्टैट्यूटरी, मतलब पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई होगी। और क्या नाम है उस एक्ट का, तो 1987 में एक्ट आया था। और नालसा बना कब था, 9 नवंबर 1995 को। ठीक है, और गौर करेंगे इसके एक पैट्रन इन चीफ होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, पैट्रन चीफ मतलब हेड कह सकते हो। वो हेड कौन होता है बच्चे, तो वो हेड कौन होता है, CGI। कौन होते हैं हेड इसके, CGI, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और अभी CGI कौन बनने वाले हैं, तो BR गवई बनने वाले हैं, तो यही इसके चीफ रहेंगे। ठीक है, और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए अब इसके साथ एक स्टैटिक चीज़ और जोड़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, गौर करना, आपको पता होगा जब आप पॉलिटी के अंदर DPSP पढ़ते हैं, ठीक है, DPSP की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर कौन सा है बच्चे, पार्ट नंबर 4 हो गया। आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 36 से लेकर 51 तक कहाँ पर आर्टिकल आता है आपके पास, DPSP की आइडियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक आइडियोलॉजी है जिसे कहा जाता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। और उन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर एक आर्टिकल नंबर 39A ऐड किया गया था। और इस 39A का भी यही काम है कि फ्री और लीगल एड टू पुअर, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो फ्री और लीगल एड टू पुअर ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 39A के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अच्छा, अगर हम बात करें नालसा के अंडर हमने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं। एक स्कीम मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे दिशा का फुल फॉर्म क्या है। क्या ये दिशा स्कीम कुछ इसी नालसा के साथ है या नहीं है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड सेक्शन कौन सा आता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, नेशनल, और इसके बारे में भी बातचीत करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। कहता है गवर्नमेंट ने क्या करा है बच्चे, डबल क्रेडिट गारंटी कवर। अच्छा सुनना बच्चे, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब पैसा होता है और पैसे को लेके गारंटी कवर। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं मैं और आप अगर बैंक में जाते हैं और अगर लोन लेना चाहते हैं तो बैंक बोलेगा ठीक है हम आपको लोन देने को तैयार है, पर भाई बदले में कुछ तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, बदले में आपको कुछ तो चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ऐसा ही किया जाता है ना कुछ तो बीच में कोई सिक्योरिटी या आपका हर
बहुत सारी चीज़ें दी जाती है बैंक को ताकि वो क्या कर सके, आपको क्रेडिट दे सके, आपको लोन दे सके, ठीक है। अब वैसे ही समझो बच्चे, वैसे ही समझो जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, अब छोटे ही मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं बेटा, अब स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि जो 10 साल पुरानी कोई कंपनी है उसको स्टार्टअप कह रहे हैं, नहीं नहीं, स्टार्टअप मतलब कुछ अभी 4-5 सालों वाली, ठीक है। जो ये स्टार्टअप्स होते हैं बेटा, अगर हम बात करें हमारी इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार जो है वो किसे प्रमोट कर रही है, वो इन स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। अगर इन स्टार्टअप्स को वो प्रमोट करती जा रही है तो प्रमोट करते करते स्टार्टअप्स को पैसों की जरूरत भी तो पड़ेगी, तो सरकार थोड़ी पैसा देगी, कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा पैसे लेने के लिए, ठीक है। पर जब ये बैंक पैसे लेने जाते हैं तो बैंक पूछता है भैया गारंटी तो बताओ, तुम्हारी गारंटी कौन लेगा, ठीक है। तुम इतने बड़े पैमाने पे लोन उठाने जा रहे हो, ठीक है, क्या गारंटी है कि तुम भरोगे या नहीं भरोगे इसको। तो बीच में सरकार आती है, सरकार कहती है हम इसकी गारंटी लेते हैं, कुछ अमाउंट हम इसका भरेंगे, ठीक है। हम बोलने का मतलब है अगर ये नहीं दे पाया तो हम कुछ अमाउंट इसका भरेंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं बच्चे क्रेडिट गारंटी। क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट, मतलब जो लोन मिलने जा रहा है, जो मुझे लोन मिलेगा उसमें आपकी गारंटी लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो कहता है क्या करा, गवर्नमेंट ने डबल कर दिया जो गारंटी कवर था। पहले कितने रुपए मिलता था, 10 करोड़ पे, और अब कितना मिलेगा बच्चे आप पे, 20 करोड़ पर बोरोवर टू इम्प्रूव एक्सेस टू कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। तो स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। अगला कहता है फॉर लोन्स up to 110 crore, the guarantee now covers 85% of the default amount, while अगर 10 करोड़ होगा तो 75%, ठीक है। ये चलो ना भी याद रहे, ये चलेगा आपके पास। This expanded scheme is expected to drive innovation, reduce lending risk, encourage more financial institution, चाहे वो बैंक हो, NBFC हो, AIF हो, कोई भी हो, जो जिनके पास कौन पैसा मांगने जाता है, स्टार्टअप्स पैसा मांगने जाते हैं, या स्टार्टअप अपनी कह सकते हैं आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी, तो इसके लिए आप यहाँ पर जाकर लोन ले सकते हैं, ठीक है। पर अब गारंटी कौन ले रहा है, गारंटी पहले भी सरकारी ले रही थी, पर अब गारंटी रेट को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, अगला कहता है बच्चे फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट फॉर 2025-26, ठीक है। देखिए जब भी हम अनाज की बात करते हैं, गौर करेंगे, जब भी हम अनाज की बात करते हैं तो क्या किया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है हर साल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक टारगेट सेट हुआ है, कहता है इंडिया सेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब फूड ग्रेन प्रोडक्शन मतलब कितनी हुई है, मतलब 2025-26 में कितनी हुई है ये बताया जा रहा है यहाँ पे। 354 से 354.64 मिलियन टन ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। कहता है कि अगर हम बात करें 24-25 में कितनी थी, 341, अब इतनी कैसे हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमें वेदर से रिलेटेड खबर देता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक न्यूज़ जैसी आई है कि आने वाले टाइम पे जो अभी मॉनसून आएंगे वो बहुत ही अच्छे मॉनसून रहेंगे इस बार के, और अगर बारिश अच्छी होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या अच्छा होगा बच्चे हमारे पास, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फसल भी अच्छी निकलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला कहता है करंट प्रोडक्शन हैज़ रीच्ड, कितनी पहुंच चुकी है, 330.92 मिलियन टन फ्रॉम द खरीफ। खरीफ कौन सी फसल होती है बच्चे, खरीफ वो फसल होती है जो कि लगाई जाती है कब, जून में, और काटी जाती है अक्टूबर में। कब लगाई जाती है, जून में, और कब काटी जाती है, अक्टूबर में। इसमें सोयाबीन आ जाती है, ठीक है। सोयाबीन के साथ ग्राउंड नट आ जाता है, मक्की आ जाती है, धान आ जाता है, कॉटन आ जाता है, ज्वार, बाजरा, उड़द, ये सब खरीफ क्रॉप के अंदर कवर किया जाता है। और अगर हम बात करें राबी सीजन की, तो राबी सीजन, रबी मतलब रबी कहते हैं, वैसे रबी नहीं कहते, रबी फसल की बात करें तो ये नवंबर से अप्रैल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहता है इन 2024-25 एस्टिमेट इतना था, अब बढ़ेगा, ठीक है। कहता है जो इसका है, ज़ैद वाले का है, उसका अभी भी वेटेड में चल रहा है। ज़ैद वो सीज़न होता है बच्चे जो कि गैप आता है, गैप
किसके बीच का गैप? खरीफ और रबी दोनों के बीच का जो गैप आता है उसे ज़ैद कहते हैं, और इन्हीं तीनों को हम इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, अगला कहता है फॉर राइस द गवर्नमेंट एम टू प्रोड्यूस 147.35 मिलियन टन 2025-26 में, कंपेयर टू इतना था। फॉर वीट विच इज ग्रोन ओनली इन रबी सीजन द टारगेट इज सेट। अच्छा, गौर करोगे तो एक लाइन लिखी है, वीट जो कि कब लगाई जाती है? केवल कब लगाई जाती है? रबी सीजन में। गौर करो, चावल क्या है फिर? चावल बेटा कुछ जगहों पे साल में 3 बार भी लगाया जाता है, याद रखना। ठीक है, चावल कुछ जगहों पे साल में 3 बार भी लगाया जाता है, ये गौर करने वाली बात है। ठीक है, अगला कहता है, ये आप डेटा इसके साथ का यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इस डेटा में और कुछ ऐड करने वाला है नहीं, इतना सब आपके साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। और अगला इंपॉर्टेंट, अच्छा एक और चीज़ है ना, अगर हम बात करें कि इंडिया के एट प्रेजेंट कौन है हमारे पास मिनिस्टर, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, याद रखना है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, और जब बच्चे फूड ग्रेन का नाम आता है तो MS स्वामीनाथन का नाम सबसे आगे आता है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, हम आगे MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ेंगे, आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इस चीज़ को मुझे नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है, सबको पता है कि जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, जिसमें धर्म पूछ के लोगों को मारा गया था। ठीक है, धर्म पूछ के मारा गया था, कह सकते हैं आप, यहाँ पे धर्म पूछा गया था, और बेचारे और भी बहुत कुछ हुआ था यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें, इसी के काउंटर में, ठीक है, हमने क्या लॉन्च करा था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों था? ताकि जिन औरतों ने क्या करा है, जिन औरतों ने अपने पति को खोया है, ठीक है, अपने सुहाग को खोया है, उस तरीके के साथ ये जुड़ता था आपके पास ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अब बात करते हैं क्या लिखा है बच्चे यहाँ पर, समझते हैं इसको। ठीक है, एक चीज देखो क्या लिखा है, ये सबसे बड़ा टेरर अटैक था किसके बाद बच्चे? आर्टिकल नंबर 370 रिवोक होने के बाद। ठीक है, गौर करते हैं, हम सबको बताएं कि 31 अक्टूबर 2019 को हमारे पास 2 क्या बनकर आ जाती हैं? यूटी बनकर आती हैं, जिसमें से एक आती है बच्चे लद्दाख नाम की यूटी, और एक आती है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर नाम की यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। राजधानियाँ तो चलो इनकी अलग अलग है, वो एक अलग बात है। ठीक है, आगे ये तो क्लियर हो गया आपको क्यों लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप सबको बताएं बच्चे कि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एज पर द ऑपरेशन हमने 9 ठिकाने किसके यहाँ पर आप सबको बताया। अब मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ पे आपको बताया LET, और उसके बाद आता है आपके पास JEM, LET, और एक आता है JEM, और एक और नाम आपके पास यहाँ पर आता है जिसका नाम है HM, भी लिखते हैं उसको HM। ठीक है, गौर करते हैं इन सब का फुल फॉर्म क्या है। LET का फुल फॉर्म क्या हो गया बच्चे आपके पास? लश्कर-ए-तैयबा, सुना होगा आप सबने न्यूज़ में भी। उसके बाद JEM का मतलब हो गया जैश ए मोहम्मद, और HM का मतलब हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, गौर करना बेटा, पहले तो हम POK पे अटैक करते थे, या POK पे ऊपर मतलब ये सब कुछ चलता रहता था, पर अगर हम इस बारी की बात करें तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर भी है, इस बार हमने वहां पर भी अटैक करा है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ठीक है, अब ये वो 9 लोकेशंस है बेटा जहां पर जिनका हमने बेस उड़ाए, जहां पे हमने अनगिनत बेस उड़ाए, और हमारा भी नुकसान हुआ बेटा। देखो, जब लड़ाई होगी तो नुकसान तो हमारा भी होगा ना। तो पहला कौन सा आता है यहाँ पे, क्या लिखा है? शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का क्या था, यहाँ पर बहुत बड़ा गढ़ था, याद रखेंगे आप। उसके अलावा सेकेंड अगर हम बात करें तो सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि जैश ए मोहम्मद का गढ़ था, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद का सेंटर था यहाँ पे। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद गुलपुर कोटी। अब गुलपुर कोटली वो जगह है बेटा जहाँ पर तुम्हें याद होगा पिछले साल क्या हुआ था, यात्रियों से भरी बस जा रही थी, तीर्थ यात्रियों से, उनके ऊपर अटैक करा था। उनको
जिन्होंने अटैक करा था उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी? उनको ट्रेनिंग मिली थी इस गुलपुर कोटली से मिली थी, याद रखना है आपने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगला कौन सा आता है तो बरनाला भीमेर आता, भीमबर आता है, उसके बाद अब्बास कोटली आता है, भावलपुर आता है, ठीक है। भावलपुर वो जगह है बच्चे जो कि जैश ए मोहम्मद की क्या था, हेडक्वार्टर था। इसे भी हमने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। उसके बाद आता है मुरीद के आ जाता है आपके पास, और बेटा मुरीद के वही जगह है जहाँ तुम्हें याद होगा 2008 में हमारे ऊपर अटैक हुआ था। अगर आपको याद होगा 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था बच्चे जिसमें अजमल कसाब था, उन सबको ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी, मुरीदके से मिली थी, मुरीदके से मिली थी, याद रखना है। उसके बाद है सरजल, और उसके बाद आता है महमूना क्या नाम आता है, महमूना जोया, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो बहुत हमने भी मतलब काउंटर तो हमने भी बहुत ज़बरदस्त करा है, ताकि हमें मतलब अब वो वाला इंडिया नहीं रहा ना जो बहुत शरीफ था, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ है बेटा यहाँ पर जो हम ऐड कर सकते हैं और इसके साथ जोड़ सकते हैं। आप सबको बताइए, मुझे बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कौन थी विंग कमांडर और कौन थी कर्नल, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा यहाँ पे बताना चाहूँगी, ठीक है, वो ऐड करते हैं इसके साथ का। आते हैं न्यूज़ में पहले वापस, ठीक है। गौर करो बेटा, देखो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये एक कह सकते हैं कंबाइंड अटैक था, ठीक है, या कंबाइंड आर्म्ड अटैक था, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। सीडीएस को बुलाया गया था, उनके साथ पूरी की पूरी बातचीत हुई थी, और कंबाइंड अटैक जब हम बोल रहे हैं तो इसमें आर्मी, नेवी और किसने पार्टिसिपेट कराया, हमारे एयरफोर्स ने भी अटैक कराया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कौन कौन से वेपन्स का प्रयोग किया गया, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहली आती है बच्चे हमारे पास स्काल्प मिसाइल, गौर करना, ठीक है। पहली वाली का नाम क्या आता है, स्काल्प मिसाइल, याद रखेंगे आप, या फिर इसे स्काल्प कह सकते हैं आप, इसे क्रूज मिसाइल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, क्रूज मिसाइल। ये ऐसी मिसाइल है बेटा, अगर आपने इसको एक बारी दुश्मन के ठिकाने का क्या बता दिया आपने, इसको एक टारगेट बता दिया, इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दिया, तो ये घर में घुस के मार कर आएगी। ये इस प्रकार की क्रूज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसी क्रूज को कई बारी क्या कहा जाता है, स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, मतलब ये लॉन्ग रेंज एयर कह सकते हैं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और इसको डिप्लॉय किया गया था राफेल के अंदर, फिर इसको यहाँ पर यूज़ किया गया था, ठीक है। अगली आती है बच्चे आपके पास यहाँ पे हैमर, सुना होगा आपने इसका नाम भी, आपने ज़रूर सुना होगा इसका नाम, ठीक है। क्या नाम आता है इसका, हैमर, ठीक है। हैमर की बात करते हैं तो आप इसे कह सकते हैं ये गाइडेड बॉम्ब था पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर हम इस बॉम्ब की बात करें तो इसका भी प्रयोग कहाँ पे किया गया है, इस बारी का जो ऑपरेशन सिंदूर है वहां पर इसे क्या किया गया, यूज किया गया, ठीक है। उसके अलावा एक आता है आपके पास कामिकाजे ड्रोन, कुछ याद होगा, ये मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, कामिकाजे ड्रोन जो कि इजराइल के पास था, इजराइल के बाद हमारे पास है कामिकाजे ड्रोन, जिसे LM लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, अगर आपको पता होगा तो। इसका भी प्रयोग कहाँ पे किया गया है, इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किया गया है, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यही नहीं बेटा, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि बात करें तो एक आर्टिलरी था जिसका नाम था होइट्जर, अब स्पेलिंग में यहाँ पे लिख देती हूँ HOWITZER, ठीक है, जो कि 105 मिलीमीटर इस तरीके से आर्टिलरी का यूज़ भी किया गया है, ठीक है। तो ये सब आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास कौन सा वाला ऑपरेशन, तो ये आ गया आपके पास ऑपरेशन नंबर, मतलब ऑपरेशन विजय, आप यहाँ पर इसे कवर करते हैं, ठीक है। आइए अगला बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला आता है बच्चे आपके पास क्लेम्स सेटल्ड अंडर, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। गौर करेंगे, समझेंगे, ठीक है। नाम क्या है बच्चे इसका, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना जो है वो हमारी फसल को, हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करती है, किससे, किसी भी अटैक बोलने का मतलब है नेचुरल अटैक एज वेल एज मैन मेड अटैक, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझते हैं। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, अभी पढ़ा था, क्या नाम है उनका, शिवराज सिंह चौहान, याद रखेंगे आप यहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान। अगर हम इनकी बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने
अनाउंस करा है, प्रेजेंटेड डेटा उन्होंने प्रेजेंट करा लोकसभा के सामने और कहा कि 97% जो कि 134,353 करोड़ है ऑफ ऑल द रिपोर्टेड क्लेम अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड, अच्छा गौर करना, एक का नाम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस स्कीम को लाया गया था 2016 में और गौर करने वाली बात है ये कैसी स्कीम है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, याद रखना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ गौर करना, एक और चीज लिखी है, उसका नाम है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड। वेदर बेस्ड मतलब अगर ऐसी कोई फसल जो केवल और केवल किससे नष्ट हुई है, वेदर से नष्ट हुई है, तो वो इसके साथ यहाँ पर जुड़ता है। ये स्कीम को क्या किया गया है, इन दोनों के अंदर 97% क्लेम दे दिया गया है किसको, किसानों को, जिन किसानों ने क्या करवाई थी, अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ था। कहता है टॉप 3 इंडियन स्टेट जिनको 100% क्लेम मिला, उसमें गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु हमें देखने को मिलता है। टॉप 3 स्टेट फाइल्ड जिन्होंने बहुत सारा क्लेम मतलब फाइल करा था, वो कौन कौन से आते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान और कौन सा आता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। आप सबको पता है ये बड़े राज्य हैं और फसलों के मामले में भी ये एक बहुत बड़े राज्यों की तरह काम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अगला कहता है इसके साथ का टॉप 3 स्टेट पेड हाईएस्ट क्लेम, तो वो कौन से हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। और टॉप 3 स्टेट जिनको या यूटी जिनको क्या मिला है, लोएस्ट क्लेम मिला है पिछले 6 सालों में, उसमें गोवा, अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम और मणिपुर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ गोवा नहीं है, ये गौर कर रख लेना, ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया आपके साथ किसके साथ का, ये आ गया आपके पास यहाँ पर इस पर्टिकुलरली स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला आता है, अब अगला न्यूज़ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगली आती है अटल पेंशन योजना ने कितने साल कंप्लीट कर लिए बच्चे, तो कंप्लीट कर लिए कितने, अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब समझते हैं पहले ये स्कीम कब आई थी, चलो ये तो याद हो जाएगा, अब गौर करते हैं क्या लिखा है। कहता है ये एक वॉलंटरी सेविंग स्कीम थी, वॉलंटरी मतलब हम पैसा देंगे, वॉलंटरी सेविंग स्कीम थी फॉर रिटायरमेंट विच ऑफर डिफाइंड पेंशन बेनिफिट लिंक्ड टू द एज ऑफ ज्वाइनिंग एंड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप जितना अमाउंट दे रहे हैं उसमें कुछ % सरकार का लगाकर आप इस अटल पेंशन योजना को यहाँ पर देख सकते थे, ठीक है। एक्चुअली इसको लाया गया था किसके लिए बच्चे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए। गौर करना, किसके लाया गया था, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जिनका काम धंधा कह सकते हैं फिक्स्ड नहीं होता है, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो कहता है अटल पेंशन योजना जो है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी जो भारत सरकार ने चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जिसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। ऑपरेशनलाइज कब हुई थी, 1 जून 2015 को। और इसका मेन क्या था कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है किसको बच्चे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देनी थी, गरीबों को, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी को, ठीक है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि ऐसे आपको सरकार कुछ भी देगी, नहीं, आप कुछ पैसा डालेंगे फिर कुछ पैसे के साथ, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ती थी। अगला कहता है अगर हम बात करते हैं तो कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक के लोग इसमें कवर किए जाएंगे, 18 से 40। आप अपना पैसा जमा करते रहिए, फिर सरकार आपको इसको पेंशन के तौर पर आपको वापस लौटाएगी, ठीक है। और कहता है लेटर इंडिविजुअल पेइंग इनकम टैक्स आर नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन द स्कीम। ये कब लागू हुआ था, 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और किसके नाम पर है ये स्कीम, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये स्कीम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड डेटा कुछ ही पिछले हफ्ते आपको लिखवाया हुआ है, वो आप एक बार टैली करेंगे और इनके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट। अगला आता है बच्चे अरनाला, ठीक है। अब अरनाला क्या है इसको समझते हैं। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसको कलकत्ता की जो PSU है उसने बनाया है और इसको किसको सौंपा गया है, इंडियन नेवी को। और कहाँ हुआ ये, तो कटुपल्ली शिपयार्ड तमिलनाडु में इसको सौंपा गया है। कितने मीटर लॉन्ग है ये, तो 77.6 मीटर ये लॉन्ग है और 10.5 मीटर ब्रॉड वॉरशिप है। और ध्यान रखना ये लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बस इसका नाम आप पढ़ लेंगे, इसके साथ जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास, इन तीनों स्कीमों ने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं, 10 साल, ठीक है। और गौर करना तीनों की तीनों
सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तीनों की तीनों कैसी स्कीम है बच्चे? तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? कहता है पहले प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगेन ज्योति बीमा नाम है तो किसके साथ डील करेगी? आपके पास यहाँ पर इंश्योरेंस के साथ डील करेगी। ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद अगली लिखी हुई है आपके पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नाम है सुरक्षा, सुरक्षा एक्सीडेंट के साथ जुड़ रही है। ठीक है, याद रखेंगे। और अटल के बारे में अभी हमने यहाँ पर बात कर ली है। ये जो तीनों की तीनों है बच्चे, ये कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करती हैं? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती हैं। किसको? अंडर सर्व्ड और जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसको। जो पहली वाली स्कीम है वो बेटा क्या है? वो लाइफ इंश्योरेंस कवर है अगर डेथ ही हो जाती है किसी भी कारणवश। वैसे दोनों स्कीमें बिल्कुल सेम है बेटा, दोनों में उम्र का फ़र्क है। एक में उम्र कितनी लिखी हुई है? 18 से 50, और एक जो है जो ये वाली है सुरक्षा वाली है, ठीक है, इसमें 18 से 70 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फ़र्क किसका है? उम्र का है। बाकी पूरी की पूरी सेम है, पूरी की पूरी सेम है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब इसमें एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, ये इसके साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला स्नो लेपर्ड। ठीक है, इन्हें घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? घोस्ट ऑफ द हिमालयाज भी लिख सकते हैं आप इन्हें, या फिर आप इसे माउंटेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में एक बारी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी थी, शायद सितंबर या अक्टूबर के करंट अफेयर में पिछले साल के। ठीक है, अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके साथ में और क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए हम 23 अक्टूबर को क्या मना रहे हैं? हम 23 अक्टूबर को इनको स्नो लेपर्ड डे भी मना रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आइए न्यूज़ के साथ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड्स की बात करें तो स्नो लेपर्ड कुछ चुनिंदा यूटी और स्टेट्स में आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो एक लद्दाख हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। मैं रिपीट कर रही हूँ, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडिया में स्नो लेपर्ड। और वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में ऐसी 12 कंट्रीज हैं जहाँ पर किसके बारे में बात की जाती है बच्चे? जहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस बार जो हम न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो किसी कंट्री की नहीं है, वो हमारे पास एक यूटी है जिसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख में सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखी गई है किसकी? स्नो लेपर्ड की, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा यूनिशिया या यूनिकिया, इस तरीके से इसका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है ये डेटा किसने रिलीज़ करा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उसके बाद है देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और न्यू दिल्ली बेस्ड NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, एज पर द स्टडी कितना बन गए हैं? तो लद्दाख में गौर करेंगे 477 स्नो लेपर्ड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो 68% ऑफ दी डेटा इनका कवर हो जाता है। ठीक है, अगला क्या कहता है? The study estimated the total snow leopards, total snow leopard population in India। अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल कितने हैं? 709, उसमें से 477 आपको कहाँ मिल जाएंगे? लद्दाख में देखने को मिलते हैं। कहता है हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख का, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट, गौर करना, वर्ल्ड का हाईएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी वाला जो है वो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और एक और याद रखना, हेमिस को स्नो लेपर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, और एक बात और क्लियर रखेंगे, मैं आपको एक टीचिंग का कोई पेपर हुआ था वहाँ से क्वेश्चन निकाल के बताती हूँ। हेमिस एक नेशनल पार्क का नाम भी है, याद रखना है, और हेमिस एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और एक और बात आप याद रखेंगे, लद्दाख कब बना था? तो लद्दाख अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना था? हमारे पास लद्दाख बना था। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हम इसके बारे में बार बार नहीं, बहुत बार बात कर चुके हैं, और वो आप इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कवर करते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है, आइए
अगला आता है अगला कहता है बच्चे, इंदौर जो है वो पहला ऐसी, मतलब ऐसा कह सकते हैं, पहला ऐसा राज्य बनेगा हमारे देश के अंदर जहाँ पे आपको क्या नहीं दिखेंगे, बेगर्स नहीं दिखेंगे। बेगर्स मतलब भिखारी फ्री कह सकते हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या था ये तो समझते हैं इसको। एक कैंपेन चला था बच्चे जिसका नाम था एंटी बेगिंग कैंपेन या फ्री बेगिंग कैंपेन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसको चलाया गया था और इसमें क्या किया था, कब चलाया गया था, फरवरी 2024 में। और इसमें कौन सी सिटी टॉप कर रही है, इंदौर। और इंदौर कहाँ पर आती है बच्चे, मध्य प्रदेश में। अगर आपको याद होगा तो इंदौर वही सिटी है जो स्वच्छ भारत अभियान में भी क्या करती है बच्चा, टॉप करती है। सबको पता है इसके बारे में। अगर हम बात करें द कैंपेन लॉन्च बाय द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये उन्होंने ही लॉन्च करा था। अब एक चीज गौर करना, इसमें मदद करी किसने है, एक और बॉडी ने मदद करी है, क्या नाम है इसका, वर्ल्ड बैंक। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इंदौर इज वन ऑफ द 10 सिटीज जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने इस पायलट प्रोजेक्ट को क्या करा था, स्टार्ट करा था, जो कि अब क्या हो चुका है, यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो चुका है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा, अगर हम 2011 की सेंसस की बात करते हैं, ठीक है, तो 2011 का सेंसस कहता है बेटा कि इंडिया में 4 पॉइंट, अगर हम बात करें तो इंडिया में कितने लगभग गरीब देखे जा सकते हैं, बेगर्स देखे जा सकते हैं, 4.13 लाख भिखारी देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये डेटा किसने बताया था, तो 2011 का डेटा है। अब तो 2025 चल रहा, तो बढ़ ही गए होंगे, ये आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, तो यूपी, फिर बिहार आ जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा और फिर मध्य प्रदेश टॉप करते थे किसमें, इस बेगिंग वाले मतलब बेगर्स के सेंस में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा इसके साथ का, इसे कई बारी वेगरेंसी भी कहा जाता है, गौर करना। ठीक है, अब वेगरेंसी एक वाइड टर्म है, याद रखना, और इस टर्म के अंदर आता है क्या, आपके पास बेगिंग इसके अंदर आती है। ठीक है, बेगिंग मतलब ये जो मांगना हो गया, भीख मांगना हो गया, ये इसके अंदर आती है। और बेगिंग एक कॉन्करेंट लिस्ट है, ये अपने पेपर के लिए क्वेश्चन निकाल लेना। ठीक है, कैसी लिस्ट है, कॉन्करेंट, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, याद रखना। ठीक है, इनके लिए हमने एक स्कीम चलाई है। ठीक है, इनके लिए बोलने का मतलब है ऐसे सेक्शंस के लिए हमने स्कीम चलाई थी जिसका नाम क्या था, स्माइल। अब स्माइल का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे बताएंगे इसके साथ जोड़ के। ठीक है, चलिए, और ये बेटा वही इंदौर सिटी है जो कि स्वच्छ भारत अभियान में भी क्या करती है, टॉप करती ही रहती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं क्या आता है। अगली आती है बच्चे हमारे पास, कहता है यूएसए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिवर्सिटी इंडिया में ओपन होना था, वो तो क्लियर है, वो ऑस्ट्रेलिया था। अब अगर हम बात करते हैं शिकागो बेस्ड, क्या आता है आपके पास, इलिनॉइस, या जो भी आप इसे पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी बनेगी जिसको अप्रूवल मिला है किससे, यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। इसे क्या मिल चुका है बच्चे, परमिशन मिल चुकी है। और यूजीसी ने क्या कहा यहाँ पर, तो आप गौर करेंगे, यूजीसी ने क्या कहा है, इसको परमिशन दे दी है और अब ये अपना कैंपस ओपन करेगी कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, किसके साथ एसोसिएट है बच्चे, तो टेक्नोलॉजी, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, हाँ, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज है, इसके ऊपर ये काम करेगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और पूरी कोशिश है कि इसका काम स्टार्ट हो जाएगा कब से, 2026 से। ताकि, और बेटा ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि एजुकेशन जो है, जो बच्चे बाहर जाते हैं, इंडिया छोड़ना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है कैंपसेस के लिए, वही फैसिलिटीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड की जाए। इन सब चीज़ों का मेन एम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा हम क्या सीख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से, यूजीसी का आइडिया सबसे पहले एक कमीशन ने दिया था जिसका नाम था सर्जेंट कमीशन। ठीक है, ये आप इसके साथ लिख लेंगे, सर्जेंट कमीशन। और यूजीसी बना कब है, तो यूजीसी की स्टैब्लिशमेंट हुई है 1956, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी की स्थापना कब हुई है, 1956, ये आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या क्या सिखाया जाएगा, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और उसके अलावा बिजनेस, ये सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, नेट प्रॉफिट में हमारा एसबीआई जो है वो
टॉप 100 बैंक्स के अंदर काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो गौर करेंगे हमारे एसबीआई का रैंक कितना है, 98th रैंक है। ठीक है, गौर करना क्या लिखा हुआ है, कहता है मुंबई बेस्ड जो एसबीआई है वो इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बना है, जो कि कहाँ पहुँच चुका है, जो कि पहुँच चुका है किसमें, टॉप 100 ग्लोबल जो बैंक्स हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है, अब गौर करना, ये तो मैंने आपको बता दिया 98 रैंक है, ये मैंने आपको बता दिया। डेटा किसने रिलीज करा है, तो डेटा रिलीज करने वाली बॉडी का नाम है ब्लूमबर्ग। क्या नाम है इसका, ब्लूमबर्ग, याद रखेंगे। और एसबीआई ऐसा मतलब टॉप 100 में आने वाली तीसरी इंपॉर्टेंट कंपनी बन चुकी है। तो पहली कौन सी थी, पहली थी ओएनजीसी जो 2009 में आई थी, उसके बाद रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो 2021 में आई थी, और अब 2025 में कौन सी आई है बच्चे, तो आई है हमारे पास एसबीआई। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अगला कहता है बच्चा आपके पास यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो टॉप कर रही है। ठीक है, उसके बाद है सऊदी अरामको, ये आप देख लेंगे, इसके साथ का एनर्जी सेक्टर वगैरह वगैरह। बस आपको ये अपनी वाली पता होना चाहिए कि हमारी वाली किसके अंदर काउंट की गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कब बना था एसबीआई, तो 1 जुलाई 1955 को क्या बना था, एसबीआई। और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू। ठीक है, लिख लेंगे चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, और हेडक्वार्टर नहीं बताया क्योंकि हेडक्वार्टर वहीं लिखे हुए थे आपके पास। ठीक है, अगला, इंडिया प्लान कर रहा है, इंडिया इज लॉन्च मिशन समुद्रयान बाय द एंड ऑफ 2026। ठीक है, अब इसे समझने से पहले एक और चीज समझो, यहाँ पे समझो पहले। कहता है इंडिया का एक मिशन है, मिशन का नाम क्या है बच्चे, डीप ओशन मिशन। ठीक है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, और इधर समझते हैं तो क्या नाम आता है, यहाँ पर आती है आपके पास इंडियन ओशन आता है। ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन में और एक्सप्लोर करना है, और डिस्कवरीज करनी है, और इन्वेंशंस करनी है। इसके लिए एक इस तरीके का प्रोग्राम चलाया गया था। क्या नाम था बेटा इसका नाम था डीप ओशन मिशन। और ये कब चला था, तो ये चला था 2021 में, और इसी के अंडर बच्चे अब ये लाया गया है। ठीक है, तो मिशन विल यूज द मैन्ड, अब मैन बोलने का मतलब है लोग भी जाएंगे इसमें, सबमर्सिबल व्हीकल, क्या नाम होगा इसका, मत्स्य, जो कि कितने डेप्थ तक जाएगा, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर तक। और कितने साइंटिस्ट जाएंगे, 3। तो अगर आपसे पूछा जाए समुद्रयान किसका पार्ट है, तो डीप ओशन मिशन का ही है, जिसका मेन एम है कि पानी के अंदर जाके रिसोर्सेज को देखना, साइंटिफिक रिसर्च करना, और मत्स्य एक 25 टन का 4th जनरेशन का व्हीकल होगा, इंडिया में ही बना है, और इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है, अच्छे तरीके से काम होता है, तो ये हमारी ब्लू इकोनॉमी को क्या करेगा बच्चे, और आगे बूस्ट करेगा, और आगे उसकी बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला देखते हैं क्या आती है न्यूज़ और क्या है अपने पास सेक्शन। अगला सेक्शन कौन सा आता है, इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल को पढ़कर भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या आता है, इसके साथ जोड़ते हैं। एडीबी, एडीबी कौन सा बैंक है अपने पास, एशियन डेवलपमेंट, ध्यान देना, जो ब्रिक्स वाला था वो एनडीबी है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो न्यू डेवलपमेंट है वो उन कंट्रीज का है, ये आ गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। पहले इसके बारे में बेसिक समझते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कौन है, मस्तो कांडा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस, और मेंबर नेशन कितने हैं, 69, और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1966 को। ठीक है, आइए, कहता है 58th एनुअल मीटिंग हुई है इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, कहाँ पर हुई, मिलान इटली में हुई है, और थीम क्या थी, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस एंड बिल्डिंग टुमारो। ठीक है, और इंडिया से कौन गई है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर गौर रखना है। इसमें किसके ऊपर जोर दिया जाएगा, तो जो एशिया पैसिफिक रीजन है, गौर देना, जो अपने पास एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पर और अच्छा पक्का क्या काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ये इसका पर्टिकुलरली एम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। ठीक है, अच्छा, अब एक करंट अफेयर जोड़ते हैं, याद करना, आपको बताया था 24 अप्रैल को हम एक डे मनाते हैं जिसका नाम है
पंचायती राज डे, याद होगा आप सबको, ठीक है। और इसी डे के अंदर हमने एक स्कीम पढ़ी थी जिसका नाम था स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व आता है ना इसका नाम, हाँ क्या नाम आता है इसका आपके पास यहाँ पे, हाँ स्वामित्व, हाँ स्वामित्व है, ठीक है, स्वामित्व, स्वामित्व, हाँ मित्व करके ये नाम आता है, ठीक है। ये जो स्कीम है बेटा, अगर आपको याद होगा, इसमें क्या किया गया था, हर पंचायत का डेटा प्रॉपर तरीके से, हर पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन गांव का प्रॉपर मैपिंग की गई थी और प्रॉपर तरीके से उस डेटा को संभाल कर रखा गया था। अगर आपको याद होगा, स्वामित्व के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, और स्वामित्व का फुल फॉर्म था सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। अगर आपको याद होगा, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। कहता है बेटा यहाँ पर, और एक और इसके साथ आता है, एक और स्कीम है जिसका नाम है ग्राम मानचित्र स्कीम। क्या नाम है? ग्राम मानचित्र स्कीम। ये आती हैं दो स्कीम्स। इन दोनों स्कीमों को रिकॉग्निशन मिला है इस वर्ल्ड बैंक का जो लैंड कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहां पर भी। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, अब समझाती हूँ आपको न्यूज़ के बारे में, ठीक है। क्या न्यूज़ कहता है बच्चे, कि जो वर्ल्ड बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस चल रही है, कहाँ पे, वॉशिंगटन DC USA में, जिसकी थीम है कि हमें लैंड को बचाना है, क्लाइमेट एक्शन पे जोर देना है, अवेयरनेस फैलानी है। उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया को कंट्री चैंपियन घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो ये दोनों स्कीम्स हैं, इन्होंने इस काम को करने में या लैंड सर्वे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पे आपके पास न्यूज़ में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है ऑपरेशन, क्या नाम है यहाँ पे, बुनियान अल मरसूस। किसके खिलाफ लॉन्च किया गया है बच्चे? इंडिया के खिलाफ। याद करो हमने क्या करा था, हमने लॉन्च करा था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बदले उन्होंने क्या लॉन्च करा, बुनियान अल मरसूस, ठीक है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया था, ठीक है। अगर हम इस वर्ड को समझते हैं, जैसे हम सिंदूर की बात कर रहे हैं तो सिंदूर एक पहचान हो गया ना, एक औरत की पहचान हो गया, ठीक है। अगर हम इस वर्ड की बात करते हैं, क्या नाम है इसका बेटा आपके पास, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की बात करते हैं, तो ये जो बेटा मतलब ये जो नाम है, ये नाम कहाँ से आता है, तो ये नाम कुरान से लिया गया है। तो कुरान में बहुत सारे मुहावरे हैं, उन मुहावरों से इसको लिया गया है। तो बोलने का मतलब है, एक ऐसा कह सकते हैं, मतलब एक पिघले हुए शीशे से बनी हुई दीवार, या फिर कह सकते हैं जो एकता, ताकत और अटूट का प्रतीक है, ठीक है। बोलने का मतलब है पिघली हुई शीशे से बनी हुई दीवार, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, बुनियान अल मरसूस का, ठीक है। कहता है ये ऑपरेशन किसके खिलाफ लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को याद रखना है, क्योंकि 7 मई की रात को ही 1:05 से लेकर 1:30 के बीच में हमने इनके बेस उड़ाए थे, तो बदले में इन्होंने भी हमें रिटेलिएट करा था। कहता है ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड अंडर, उनके जर्नल क्या नाम था उसका, आसिम मुनीर, इसको तो नाम ही नहीं भूलेगा। कहता है अंडर पाकिस्तान ऑपरेशन फतेह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल वाज फायर्ड टू टारगेट दिल्ली एंड इंडियाज कैपिटल सिटी बट वाज टेकन डाउन बाय, किसके द्वारा, हमारी एयर फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो कोई भारी बात नहीं है, ये सब आपको पता है, आपने पूरे अच्छे तरीके से ये न्यूज़ पढ़ी है, छुट्टियां भी हो गई थी आपको, है ना, तो आप इसके साथ कवर कर सकते हैं। कहता है 10 मई 2025 को दोनों की दोनों कंट्रीज एग्री हुई, दोनों ने सीज फायर करा, ठीक है। और जब हालात बहुत ही खराब होने वाले थे तब ये हो गया अपने पास, और इसको करवाने के लिए एक बीच में कह सकते हैं आप बिचौलिए का काम करा है, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। बस और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आता है आपके पास न्यूज़, जिसका नाम आता है भूटान से रिलेटेड ये न्यूज़ है, और क्या है समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, गौर करना। देखो बेटा, अगर आप करेंगे, लिखा हुआ है वर्ल्ड की पहली नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। अगर मैं और आप किसी कंट्री या स्टेट में जाते हैं घूमने पर्सपेक्टिव से, तो हम उस कंट्री के टूरिज्म को क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पैसा भी लेके चलना पड़ेगा ना यार, उनकी करेंसी में, ये सब चीज़ों के लिए। अब एक ऐसा ही मेथड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका नाम क्या है, उनका नेशनल क्रिप्टो करेंसी। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो गौर करते हैं, समझते हैं।
क्रिप्टो करेंसी बच्चे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे रुपए होता है, डॉलर होता है, बट अगर हम बात करें ये जो करेंसी है ये डिजिटल फॉर्मेट में रहती है। जैसे हम कैश लेकर घूमते हैं, ये कैश नहीं है, ये डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास रहती है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास बिटकॉइन सुना होगा, ठीक है, लिटिकॉइन सुना होगा आपने, ये सब इसके साथ यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझते हैं भूटान ने क्या करा है। भूटान वर्ल्ड की पहली नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को लाने वाला है उन्हीं के लोकल बैंक्स के साथ, तो इसमें कोई भारी बात नहीं है। ये जो इनिशिएटिव है ये किसके काम आएगा, ट्रेवलर्स के काम आएगा जो क्या यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसीज, ताकि वो क्या कर सकें, सर्विस पेमेंट्स को कर सकें, अपने ट्रांजेक्शन्स को और आसानी से काम कर सकें, और कहाँ अगर वो विजिट करते हैं, भूटान में, ठीक है। तो भूटान का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मतलब लोगों को और ज़्यादा बैंक से कनेक्टिविटी मिल सके, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, पीएम आप पढ़ लेंगे इसके साथ का, कैपिटल आपको पता है, करेंसी है नगुलतरम, कोई भारी बात नहीं है। इंडिया के साथ अगर बात करें तो इंडिया के साथ ये 699 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, कौन, भूटान, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हमारी कौन सी फोर्स इनके साथ बैठी हुई है, तो उसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, गौर करना कैसी कंट्री है बच्चे ये, तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री किसके बीच में आती है बच्चे, तो इंडिया और चाइना के बीच में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हम भूटान को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ड्रैगन भी कहते हैं इसे, तो पूरा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ड्रैगन भी इसे कहा जाता है। सॉरी, थंडरबोल्ट नहीं है, थंडर ड्रैगन है, सॉरी, ठीक है। ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हम इसके साथ यहाँ पर और जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपके पास फोर्थ राइम मिनिस्ट्रियल, क्या लिखा है आगे यहाँ पर, कॉन्फ्रेंसेस इन कोलंबो, ठीक है। आएंगे, ध्यान से समझेंगे क्या लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर और क्या इसके साथ जुड़ सकता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब अभी हम ये वाला पढ़ रहे थे ना, नेशनल, हाँ ये वाला, ठीक है। इसके साथ आप SDG 14 जोड़ लेंगे, और 14 किसके साथ का है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। ये आप इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसके साथ छूट गया था तो ये छूटना नहीं चाहिए आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला आता है आपके पास ये वाला, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है और किस चीज़ के बारे में बात है वो समझते हैं, ठीक है। आइए, कहता है गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने क्या करा है, मतलब एक मीटिंग करी है उन्होंने, और मीटिंग का फुल फॉर्म है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपको याद होगा पिछले करंट अफेयर में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था कब, 2005 में, ठीक है, याद है आप लोगों को पढ़ा था। और किस सुनामी के बाद आया था, तो जो 2004 की सुनामी इंडियन ओशन में देखी गई थी उसके बाद ही आया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है बच्चे, वैसे ही क्या आता है आपके पास यहाँ पे राइम्स आता है, वैसे ही क्या आता है अपने पास, राइम। और राइम को इंट्रोड्यूस किया गया था 30 अप्रैल 2009 को, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके बाद, आफ्टर वही सुनामी, आफ्टर कौन सी वाली सुनामी, याद करो, 2004 की सुनामी के बाद, ठीक है। क्योंकि मॉनसून आने का टाइम है, खतरा बढ़ता ही जाता है, ठीक है, और खतरे से बचने के लिए इस प्रकार की मीटिंग्स बुलाई जाती हैं। तो क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कौन कौन गया यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक भी गया हुआ है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस गई हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। पर गौर करना है, हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि इंडिया ने भी क्या करा, यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है, को चेयर करा है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने चेयर करा है, हमने को चेयर करा है, याद रखना। थीम क्या थी इसकी, कि एक्शन लिया जाएगा अर्ली वार्निंग एंड क्लाइमेट सर्विसेज टू ऑल। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, अनुराग कुमार दिशंके, आपको पता होगा। इनकी प्रेसिडेंट और इनकी प्राइम मिनिस्टर दोनों कौन है बच्चे, दोनों फीमेल है,
है ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये इसके साथ आप जोड़ लेंगे और उनकी कैपिटल के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इंडिया और श्रीलंका किसके साथ कनेक्टेड है? तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, एक नैरो वाटर बॉडी है जिसका नाम क्या है, पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट के साथ ये यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम, ठीक है। अब गौर करना बच्चे, ये फिर अगेन यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है, वो आप इसके साथ देखेंगे, ठीक है। पर इसके साथ हम एक SDG जोड़ लेते हैं। SDG जो 6 है बच्चे, वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है क्लीन वाटर के साथ एंड सैनिटेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात करता है। आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है जो वाटर हेरिटेज म्यूजियम है, कहाँ पर है बच्चे? कोझिकोड केरला में आता है ये। इसको किसके अंदर डाल दिया गया है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम। और ये किसका इनिशिएटिव है? यूनेस्को का इनिशिएटिव है, जिसमें वो हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम चला रही है, मतलब पानी को बचाने के लिए एक पर्टिकुलरली प्रोग्राम चला रही है, ये याद रखेंगे, ठीक है। कहता है यहाँ पर, कहता है ये तीसरा क्या बना है? इंडिया का तीसरा वाटर म्यूजियम है। पहला कौन सा था? तो पहला था जल वाटर म्यूजियम जो कि उदयपुर में था, लिविंग वाटर म्यूजियम जो कि पुणे में था। इनके साथ साथ केरला में भी, केरला का ये वाला भी ऐड हो चुका है, ठीक है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है आपको पता ही है, हेडक्वार्टर, और ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अगला ला परसेना न्यूज़, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, या आप इसके साथ पढ़ लेंगे, पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। और इसी वजह से बेटा याद होगा, निकारागुआ ने किसे छोड़ दिया है? यूनेस्को को छोड़ दिया था, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। अगला आता है बच्चे आपके पास वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। गौर करना, क्या नाम आता है बेटा इसका? वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसे मिला है ये अवार्ड? ये मिला है भुवन रिभु को, ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये वो व्यक्ति है बेटा, भुवन एक कह सकते हैं आप इस तरीके से लॉयर कह सकते हैं, एडवोकेट कह सकते हैं, इस प्रकार के एक्टिविस्ट बंदे हैं ये, जिन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत सारे काम करे हैं, ठीक है। चाहे फिर वो बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे उनका चाइल्ड लेबर हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड मैरिज हो, सेक्सुअली अब्यूज हो, या बच्चों को बचाना हो, इस प्रकार के सारे काम का कंट्रीब्यूशन किसे जाता है बच्चे? यहाँ पर इन भुवन नाम के जो ज्यूरिस्ट हैं, या जो कह सकते हैं आप यहाँ पे लॉयर हैं, इनको ये जाता है, ठीक है। इन्होंने एक कह सकते हैं प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस, इस प्रकार का प्रोग्राम भी चलाया था, जिसके लिए इनको क्या दिया गया है? अवार्ड। और अवार्ड क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। कहता है इनको मेडल ऑफ ऑनर मिला है, किसके द्वारा? वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। और ये पहले भारतीय लॉयर बनेंगे जिनको इस प्रकार का रिकॉग्निशन दिया गया है। ही वॉज अवॉर्डेड दिस ऑनर ड्यूरिंग द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस। कहाँ पर हो रही थी ये? तो ये नॉर्थ अमेरिका में ही हो रही थी। और ही रिसीव्ड द अवार्ड जॉइंटली फ्रॉम एडी ऑल्वेरियस। अब इनके साथ और भी है, इन सब ने इनको अवार्ड ये दिया है, ठीक है। बस ये नाम आपने अपने वाले नाम यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। गौर करेंगे, समझेंगे। कहता है वर्ल्ड फूड प्राइज जो है, जो कि फाउंडेशन बेस्ड इन डेस मोइनाज iowa USA, नेम्ड ब्राज़ीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्या नाम है इनका यहाँ पर? मरियंगला, और क्या नाम आता है? हंगरिया, एज द विनर ऑफ द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। गौर करना है, इनको इस तरीके का अवार्ड क्यों दिया गया बच्चे? तो गौर करेंगे, इन्होंने मेन काम करा है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन किस में काम करा है? तो आप याद रखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन? अभी तो अगर हम बात करते हैं, ये एक बैक्टीरिया, अब अच्छा इसका पूरा नाम है रहिजोबिया, इस तरीके से कर लेंगे आप इसे, रहिजोबिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, या क्या होता है ये बैक्टीरिया, क्या काम करता है समझते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है बच्चे, ये एनवायरमेंट का जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करता है, याद रखना है। और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे क्या करता है? इंक्रीज
इंक्रीज करता है इस प्रकार का कह सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो कहता है ये अवार्ड जो है ये इनको दिया गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा है, डेवलपिंग बायोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनको प्रमोट करा है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सके। और ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप याद रखेंगे ब्राज़ील में, और याद रखेंगे उसके अलावा और भी जगहों पे, ठीक है। अब एक और चीज़, अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है ये किसके नाम पर है? तो याद करिए वर्ल्ड के कौन थे, तो आप याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, सबको पता ये कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इनके नाम पर ये नाम दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे, तो हमारे MS स्वामीनाथन, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, जिनको पिछले ही साल हमने क्या दिया है, जिनको पिछले ही साल हमने भारत रत्न भी दिया था, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। पिछले साल इनको हमने क्या दिया बेटा, तो भारत रत्न इनको हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा था, ठीक है। और कब दिया इनको अवार्ड, 1987 में। और वर्ल्ड फूड प्राइज कब बने हैं, 1986 में ये बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बच्चे हमारे पास रिपोर्ट और रैंकिंग, और इसके साथ देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। इंडिया ने टॉप करा है किसमें बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्टिविटीज़ में, ठीक है। गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है, कहता है USA का जो JP मॉर्गन है, इसने एक डेटा को रिलीज़ करा है जिसमें क्या था, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो इंडिया ने टॉप करा है। कहा है कि इंडिया एक डेवलप्ड और एक एमर्जिंग इकोनॉमी की तरह काम कर रही है। किस सेक्टर में बच्चा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर ये काम कर रही है, ठीक है। रिपोर्ट बताती है कि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो कितना पहुंच चुका है, 58.2, और सर्विसेज की बात करें तो 58.7 हमें देखने को मिलता है। कहता है दीज फिगर आर हाईएस्ट कंपेयर टू बोथ डेवलप्ड एंड एमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है। ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये किसके नाम पर है, पूरा समझते हैं। कहता है JP मॉर्गन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो कंपोजिट इंडेक्स है आप देख लेंगे इसके साथ का, ये पूरा का पूरा मतलब सीधी बात है मैन्युफैक्चरिंग और इसके बारे में डील करता है, इतना काफ़ी है। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इसके साथ पढ़कर इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है टॉप 20 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड। इसका एक डेटा हमारे पास रिलीज किया गया है, ठीक है। समझते हैं, पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पर, अगर हम रीसेंट रिपोर्ट की बात यहाँ पर करते हैं तो कहता है कि जो रीसेंट रिपोर्ट है, क्या नाम है इसका, एथनोलीक, ठीक है। एथनोलॉग जो है एक बहुत अथॉरिटेटिव सोर्स है जो कि रिलीज करता है डेटा किससे रिलेटेड, लैंग्वेजेस से रिलेटेड। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो 5 इंडियन लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी और तेलुगु, और वर्ल्ड में इनका क्या क्या रैंक है वो लिखा हुआ है। ये आर अमंग द टॉप 20 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप करने वाली कौन सी है, इंग्लिश, सेकंड कौन सी है, चाइनीज़, और थर्ड नंबर पे कौन सी आती है बच्चे, यहाँ पे हिंदी। तो यहाँ पे यही लाइन आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। और कितनी कितनी जनसंख्या बोल रही है ये आप डेटा इसके साथ यहाँ पर देखकर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉप करने वाली कौन कौन सी आई, तो आप याद रखेंगे इंग्लिश, फिर चाइनीज़, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश, फिर मॉडर्न अरबिक, फिर फ्रेंच, बंगाली, और उसके बाद आपके पास क्या आती है, पोर्टुगीज़। ये आप इसके साथ कवर कर सकते हैं। कहता है इट वॉज फॉलोड बाय चाइनीज़। ये आपको पता है कि पहले अगर इसने इंग्लिश ने टॉप करा है तो सेकंड किसने करा है, चाइनीज़ ने, याद रखना है। और उसके बाद फिर स्पेनिश, ये सारी भाषाएं निकल कर आती हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसके साथ स्टैटिक जोड़ते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8वां शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है बच्चे, वो 22 लैंग्वेजेस के साथ में डील करता है, ठीक है। और अगर हम इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ते हैं, अगर हम इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज एज पर 2025 कितनी है अभी अपने पास, तो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके थे और ये हमने पिछले ही साल के करंट अफेयर में कवर करा था, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इसके बारे में बात करते हैं।
क्वाड आप सबको पता है, क्वाड क्या है बच्चे? तो 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन्होंने एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करी है और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर, इसका नाम है एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज इन होनोलुलु हवाई आइलैंड जो है वहाँ पर। और ये वही हवाई आइलैंड है जहाँ पे वो नेवल बेस उड़ाया था किसने? जापान ने यूएसए का। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो कहता है इसके साथ का, अब इनकी लॉजिस्टिक बोलने का मतलब है मैरीटाइम एजेंसीज को बढ़ाना है और धीरे धीरे करके जो क्वाड कोऑर्डिनेशन है इसको यहाँ पर आगे बढ़ाना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में और अपनी एनहांसमेंट को क्या करना है? बढ़ाना है, लॉजिस्टिक चीज़ों को यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, सीधी बात है, ट्रेड को बढ़ाना है और कोई इसमें भारी बात नहीं है, ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ का और क्या क्या चीज़ें इसके साथ जुड़ सकती हैं वो बात कर लेते हैं। कहता है क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक ग्रुप है जो कि इन कंट्रीज़ का है, आप सबको पता है। और ये क्यों काम कर रहा है इतना एक्टिव होकर? क्योंकि क्या लिखा है? स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्वाड कब बना था? 2007 में। बनाने वाले कौन थे? जापानीज पीएम, याद रखेंगे। उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे, हमारे इंडिया से कौन थे? मनमोहन सिंह, और उसके साथ फिर यूएसए के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इससे लास्ट बार रिवाइव कब किया गया था? 2017 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है ब्रह्मो एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी इन लखनऊ, यूपी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और समझा देती हूँ आपको, ताकि आप इसे क्लियर रखें और क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग एक सेक्शन बढ़ा रहे हैं अपना जिसका नाम है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्या नाम है इसका? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हम यहाँ पर इसकी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। ठीक है, कॉरिडोर मतलब हम एक ऐसे गढ़ बनाने हैं जहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड क्या है? इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 ही स्टेट्स हैं जो काम करती हैं, उसमें से एक आती है तमिलनाडु और एक कौन सी आती है बच्चे? यूपी। एक कौन सी आती है? यूपी। हमें क्या करना है बच्चे? हमें अपना जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि किससे रिलेटेड है? डिफेंस से, उसे बढ़ाना है। तो उसमें से 2 स्टेट स्टॉप करती हैं, कौन कौन सी है? तमिलनाडु और एक है यूपी। तो क्या बोला गया आप समझो, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या कहा है? उन्होंने उद्घाटन करा है, सॉरी किसका? ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का। कहाँ पर बच्चे? लखनऊ में। गौर करना है। ठीक है, लखनऊ से क्वेश्चन निकाल लीजिए। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, याद रखेंगे। और जब भी हम ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मोस नाम कहाँ से आता है? ये आता है ब्रह्मपुत्रा से, जो कि इंडिया की मेजर रिवर है। और मॉस्कोव कहाँ की रिवर आती है? तो ये आती है रशिया की, यहाँ से ये नाम लिया गया है। ठीक है, तो हम आने वाले टाइम पे इंडिया का जो डिफेंस है उसे और आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है ब्रह्मोस हम किसकी मदद से लेकर आए थे? तो रशिया, याद रखना है आपने। और ये लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला कौन सा सेक्शन आता है? स्पोर्ट्स में पहला सेक्शन कहता है विराट कोहली ने भी क्या कर लिया है? टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, आपने देखा होगा, फिर प्रेमानंद महाराज के पास भी गए थे यार, तुमने वीडियो देखी होगी। ठीक है, ये आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ लेंगे, है ना। अगला क्या आता है आपके पास? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप स्टार मार्क करने वाला है, क्योंकि अभी अनाउंस हो चुका है। कहाँ पर ये होगा ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है जो 2027 का है वो कहाँ पर होगा बच्चे? ब्राज़ील में, याद रखना है। और ये डिसीजन कब लिया गया? जब 74th फीफा कांग्रेस चल रही थी। कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड पे। और ब्राज़ील इज़ द फर्स्ट कंट्री जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप को क्या करेगा? होस्ट करेगा साउथ अमेरिका में। और 2027 का जो है ये जो वुमेन चैंपियनशिप होगी, इसमें कितनी नेशनल टीम्स होंगी? तो 32 नेशनल टीम्स देखी जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्या आता है? 2025 एशियन बिल्ड्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है बच्चे? यूएई में, ये आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें रशिया के ग्रैंड मास्टर, क्या नाम है इनका? इवान। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? यहाँ पे टॉप करा है, याद रखेंगे। और उसके अलावा अगर हम वुमेन कैटेगरी में बात करें तो अलाउ नूरमन, ये क्या आती है यहाँ पे? इन्होंने इन दोनों को जीता। और ये कहाँ पर हुआ है? यूएई में हुआ था, याद रखेंगे। फाइड आप सबको पता है, ये बॉडी है जो ये कंडक्ट करवाती है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ चेस वाली। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? लाओसान, स्विट्जरलैंड। और इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1924 में। ठीक है, अगला आता है आर्चरी।
सबको पता है तीर कमान। ये इसका स्टेज 2 कहाँ पर हुआ है बच्चे? शंघाई चाइना में। इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं? 7। और इंडिया की क्या पोजीशन आई है बच्चे यहाँ पर? सेकंड। टॉप करने वाली कौन है? तो टॉप करने वाली कौन है? साउथ कोरिया। इंडिया के पास कितने मेडल टैली आए यहाँ पे? 7, याद रखेंगे, सेकंड रैंक है हमारा। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नाम लिखा है मधुरा धमान गुआंकर क्लिंच गोल्ड इन द वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट, मेकिंग हर फर्स्ट इंडिविजुअल वर्ल्ड कप गोल्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन टीम कंप्राइजिंग ओजस अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव वन द गोल्ड मेडल मेंस कंपाउंड टीम के अंदर, याद रखना। और किसे हराया है? मेक्सिको को। ठीक है, और वर्ल्ड आर्चरी वाले के हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? लाओसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला आता है शूटिंग। गौर करेंगे, इंडियन शूटर क्या नाम है इनका? क्यानम चेन्नई और सबीरा हैरिस, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है मिक्स्ड कैटेगरी में। कहाँ पर हुआ है बच्चे? ये साइप्रस में हुआ था और ये शॉर्ट गन था, याद रखना है। इन्होंने किसे हराया है? तो टर्की के टोल्गा और पेलिन काया को हराया है यहाँ पर। इंडियन पेयर फिनिश्ड 4th अमंग दी 34 टीम्स इन द क्वालिफिकेशन राउंड और चाइना जो है वो गोल्ड मेडल इसमें भी ले गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल एथलीट कौन कौन से थे यहाँ पे मेडल स्टैंडिंग के लिए? ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, इतना ही काम का है, इसमें और ज़्यादा नहीं घुसो। इंडिया वाला ज़्यादा याद रखो। ठीक है, क्योंकि हमसे पेपर में क्या पूछेगा? इंडिया वाला पूछेगा, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ इसके साथ देख लेते हैं, ये वाला डेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो जुलाई 2025 का होगा वो कहाँ पर होगा? इटली में। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है? बैंकिंग और इकोनॉमी का। इसके बारे में बात करके वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या है डेटा, इसके बारे में यहाँ पर बात समझते हैं और कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? कहता है आरबीआई ने एफपीआई नॉर्म्स को क्या कर दिया है? रिलैक्स कर दिया है, मतलब कम कर दिया है, ताकि वो क्या खरीद सकें? कॉरपोरेट बॉन्ड्स को क्या कर सके? खरीद सके। ठीक है, हमने एक टर्म पढ़ी थी एफडीआई और एक टर्म आती है एफपीआई। एफपीआई का मतलब हो गया जब कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे क्या करती है? मल्टीपल शेयर्स में क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इसके लिए क्या करा है? आरबीआई को लगता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए इन सबको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। ठीक है, कहता है अब लोकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता है। उसके अंदर पहले लगता था कोई शॉर्ट टर्म डेब्ट कर्जा इन्वेस्टमेंट लगता था, फिर कंसंट्रेशन लिमिट लगती थी, इन सब को अब घटाकर इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, हमें बस इतना ही याद रखना है, इसके साथ और नहीं जाना है। ठीक है, और हमारे इतना काम का नहीं है बेटा, हमें इतना डेटा नहीं याद रखना है। ठीक है, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, तो इतना ही काफ़ी है कि क्या क्या चीज़ें की गई हैं। ठीक है, अगला आता है आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक पोस्ट रिकॉर्ड ₹1.78 ट्रिलियन प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है बच्चे? पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात हुई है। इन सब का इकट्ठा करके एक प्रॉफिट निकाला गया है, वो कितना निकला है? 1.78 करोड़। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, कितने पीएसबी है, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे पास? 12 है, ये आपने क्लियर रखना है यहाँ पर। और द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन प्रॉफिट इज एब्सोल्यूट टर्म, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है डेटा, ये याद रखेंगे। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट अकेले का ही 40% है, याद रखना है। पीएनबी का कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 102% राइज। और उसके बाद है इट वाज फॉलोड बाय पंजाब एंड सिंध बैंक 71% इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला वाला करंट अफेयर ट्रिपल स्टार मार्क करने वाला है, क्योंकि जीएसटी रेवेन्यू आ चुका है। ठीक है, मतलब जीएसटी का डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आप सबको पता है जीएसटी एक बहुत ही मेजर टैक्स है जो कि भारत सरकार कलेक्ट करती है हर राज्य से। ठीक है, हर राज्य क्या करता है? हर राज्य अपना अपना जीएसटी कलेक्ट करता है, चाहे फिर वो ट्रेड से करे, चाहे इंडस्ट्री से करे, चाहे लोगों ने कितना खर्चा करा है उसके हिसाब से करे, और उसके हिसाब से टॉप 10 इंडियन स्टेट्स को यहाँ पर रैंक दिया गया है। तो कहता है जो महाराष्ट्र है उसमें 318,497 करोड़ टॉप करता है टॉप 10 स्टेट्स के अंदर, याद रखना, जिसमें सबसे अच्छा जीएसटी कलेक्शन हमें यहाँ पर देखने को
मिलता है। उसके बाद आता है गुजरात की सेकंड पोजीशन है, कर्नाटक का थर्ड में आपको दिखता है। और टोटल अगर निकाला जाए तो टोटल कितना पहुंच चुका है, 21.36 करोड़। और ये कब से हाईएस्ट है, 2017, क्योंकि 17 में ही जीएसटी काउंसिल हमारे पास बना था, ठीक है। और दिस मार्क एन इंक्रीज ऑफ 8.86 कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब 8%, मतलब लगभग 9% की बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है। जीएसटी कैसी बॉडी है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल है। 101 अमेंडमेंट से इसको लाया गया था। आर्टिकल कौन सा है, 279A हमें देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और वो टॉप 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे, ये तो आपको लग गया पता, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका, ये तो आप इसमें साथ कवर कर ही लेंगे। उसके बाद तमिलनाडु है, यूपी है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब आ जाते हैं। इतना काम का नहीं है, बस इतना आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है आरबीआई ने पेनल्टी लगा दिया किसके ऊपर, एसबीआई और जना स्मॉल बैंक के लिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने कंपाइलेंस नहीं कराए किसके साथ, रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ। ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि आरबीआई क्या करता है बच्चे, पेनल्टी लगाता रहता है समय समय पर उन बैंक्स के ऊपर जो बैंक क्या नहीं करते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप इसके साथ देख लेंगे। अगला आता है आपके पास कौन सा सेक्शन है, डेज, और डेज करके फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए डेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला आता है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था साल में 2 बारी हम क्या मनाते हैं, माइग्रेटरी डे मनाते हैं। एक कब आता है, मई में, और एक कब आता है, अक्टूबर में, ठीक है। तो जो सेकंड सैटरडे होता है मई और अक्टूबर का, तब बनाते हैं माइग्रेटरी बर्ड। कौन सी होती है बच्चे माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट कर कर आती हैं, उड़ कर आती हैं, चाहे फिर वो खाने की तलाश में हो, चाहे किसी भी तलाश में, आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम मई की बात करते हैं तो मई में क्या आता है बच्चे अपने पास, यहाँ पे मई में वो आती हैं स्प्रिंग सीजन में हमारे पास पहुँचती हैं, याद रखना है, ठीक है। और जब हम अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में ऑटम सीजन में वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि माइग्रेट करती रहती हैं सीजन टू सीजन, पानी वेरिएशन होता है इन सब चीज़ों की वजह से। थीम क्या थी इसकी, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ये किसकी थीम है, ये इसकी थीम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं बेटा, देखो समझो, मई में वो कहाँ पर आती हैं, तो मई के महीने में स्प्रिंग सीजन में वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती हैं। आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कौन सा आता है, अर्थ के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और ऑटम में ये कहाँ जाती हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो इस तरीके से माइग्रेशन इनकी चलती रहती है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास नेशनल टेक्नोलॉजी डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब अटल बिहारी वाजपेयी का क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुकी थी, पिछले करंट अफेयर में आपको करवा कर गई थी कि 11 मई 2025 को हम क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इस साल इसका कौन सा वाला एडिशन था, 27th, याद रखना है। थीम है इसकी यंत्र, तो यंत्र किसके नाम पर आता है, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन, ये इसका नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है 11 मई 1988 को हमारा दूसरा पोखरण टेस्ट हुआ था, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। और ये लॉन्च किया गया था किससे, हंसा 3 एयरक्राफ्ट से, याद रखना है। और ये किसकी, मतलब उस टाइम कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, तो आप याद रखेंगे इस टाइम कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। और यहीं पर उन्होंने वो स्लोगन दिया था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ पोखरण 1 भी हुआ था, वो हुआ था 18 मई 1974 को, गौर करेंगे 1974 को। और जब आप इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं, तो इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था इसका, स्माइलिंग बुद्धा, आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन, और बुद्ध पूर्णिमा के साथ ये जुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा था 1999 में कि हम 11 मई को क्या मनाएंगे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है
इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है, क्या नाम है इनका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इनके नाम पर हम इसे मनाते हैं, ठीक है। अब गौर करना बेटा, क्या हुआ था जब हम आपको रिवोल्ट वाला एक चैप्टर पढ़ाते हैं वहाँ पर भी बताते हैं, एक वॉर हुई थी बच्चे जिसका नाम है क्रीमियन वॉर, ठीक है, क्या नाम है बेटा इसका, क्रीमियन वॉर। ये क्रीमियन वॉर हमारे पास नहीं हुई थी, ये रशिया वाले साइड पे हुई थी। इस क्रीमियन वॉर में मतलब अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे उन्हें उठा कर ले जाने का काम कह सकते हैं, या उनका जो जितने भी सोल्जर्स थे, चाहे फिर वो अंग्रेज़ों की साइड से हो चाहे फिर वो क्रीमियंस की साइड के हों, उनको उठा कर उनको फर्स्ट एड मेडिकल देने का काम किसने करा था, फर्स्ट एड देने का काम किसने करा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इन्हीं के नाम पर ये हम डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है, आर नर्सेज आर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेज, स्ट्रेंथन इकोनॉमीज, ठीक है। अगला आता है 8th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। कब मनाते हैं हम, 2025 का कब मनाया हमने, 12 से 18 मई के बीच में। और अगर आपको याद होगा ऐसे ही हमने भी 11 से लेकर 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया था, ठीक है। आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू WHO जो डेथ हैं वो किसके कारण होती हैं, वो रोड्स एक्सीडेंट के कारण भी देखी जाती हैं। थीम क्या है, मेक वॉकिंग सेफ एंड मेक साइकिलिंग सेफ, ठीक है, चाहे फिर वो फुटपाथ पे रहने वाले लोग हों चाहे किसी भी सेंस में हो, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अगला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। फैमिलीज़ बेटा, फैमिलीज़ मिलकर ही तो क्या बनाती हैं बच्चे, फैमिलीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, सोसाइटी बनाती हैं पूरी की पूरी, यहाँ पर उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमें फैमिलीज़ को प्रमोट करना है। अगर वो प्रमोट होंगी तो फिर हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ बेटा, जो अभी हमने ये वाला पढ़ा ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला, इनको लेडी विद लैम्प भी कहते हैं, ठीक है, लेडी विद लैम्प भी कहते हैं, याद रखना, ये आप इसके साथ ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला क्या आता है आपके पास, अगला आता है बुक्स, और बुक्स पढ़कर बुक्स पढ़कर हम न्यूज़ को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। पहली कौन सी आती है तो गौर करेंगे, पहली आपके पास आती है बुक जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा, ठीक है। ये किसने लिखी है बच्चा, तो आप याद रखेंगे ये बुक है एक्चुअली में किसकी, बंडारू दत्तात्रेय जो कि गवर्नर है कहाँ के, हरियाणा के। इन्होंने ये उनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है, पर इस बुक को रिलीज करने का काम किसने करा है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या आता है, जगदीप धनकर, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये उनके पूरे के पूरे एक्सपीरियंस, उनके लाइफ के बारे में बताती है कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ कैसी रही है, एज ए यूनियन मिनिस्टर, एज ए MP, एज ए गवर्नर, कैसा उनका सफ़र रहा है, उसके बारे में ये हमें डिटेल में बताती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा होता है बच्चे, 63, और 64 कहता है कि वो एक्स ऑफिशियो क्या रहेंगे बच्चे, चेयरपर्सन रहेंगे किसके, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे किसके, राज्यसभा के, ठीक है। ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, और कौन सा अमेंडमेंट है आप मुझे बताएंगे जो कहता है कि सेम दो राज्यों के क्या हो सकते हैं, कॉमन गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है, आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है बच्चे, आपको पता होगा कि हमें 2047 तक जो हमारी डेवलपिंग इंडिया है उसको डेवलप्ड इंडिया करना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक बुक आई है जिसका नाम क्या है, जो चीफ इकोनॉमिस्ट है एट द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इकोनॉमिस्ट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, क्या नाम है इनका, श्याम प्रकाश शर्मा। इन्होंने बुक को रिलीज करा है जिस बुक का नाम है इंडिया एट द रेट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अगर हम इस बुक की बात करें बेटा, तो इस बुक में क्या बताया गया है कि इंडिया आने वाले टाइम पीरियड पे, जब भारत को आज़ादी मिली तब हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी, और अब हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर हम इस बुक की बात करें तो क्यों इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। जैसे पहला नाम क्या लिखा है, मेक इन इंडिया, ठीक है, आप सबको बताया हुआ है। मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, ये स्कीम कब आई थी, तो ये 25 सितंबर, गौर करना
करने वाली बात है, 2014 को इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री गति शक्ति, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा क्या करना था, प्रमोट करना था। ये 2021 में हमें देखने को मिलती है। और उसके अलावा FDI जो कि क्रॉस कर चुका है कितना, 1 ट्रिलियन, इसके बारे में यहाँ पर बात करती है। ठीक है, तो मतलब आने वाले टाइम पे इसके अकॉर्डिंग हमारी जो GDP है वो भी बढ़ेगी। मतलब बोलने का मतलब है कि आने वाले टाइम पर हम विकासशील भारत नहीं होंगे, विकसित भारत की तरह उभर कर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस। आई होप आपको समझ में आई होंगी। जहाँ पर आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।